इस खबर के प्रायोजक हैं पूजा श्री डिटर्जेंट पाउडर व केक। नमस्कार, आप देख रहे हैं विशाल खबर और मैं हूं सुनील तिवारी। आज हम हैं बिरसिंहपुर के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में। यहाँ के प्रभारी डॉक्टर हैं हमारे साथ देवेंद्र मिश्रा जी। हम उनसे बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि लगातार प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कैसी समस्याओं से आप सामना करना पड़ता है। प्रशासनिक समस्याएं रहती हैं, सामाजिक समस्याएं रहती हैं, क्योंकि 85 गांवों का क्षेत्र है मुझे लगता है लगभग, तो विभिन्न प्रकार की समस्याएं आती होंगी। तो कैसे उनसे निपटते हैं, फिर हम ये भी चर्चा करेंगे कि आखिर क्षेत्र में बहुत से ऐसे लोग हैं जो तैयारियों में लगे हुए हैं, उनके भी अपने सपने हैं कि हमें भी MBBS बनना है, MD बनना है, तो क्या तैयारियां होनी चाहिए। तो पहले तो डॉक्टर साहब आपका स्वागत है विशाल। बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत सी समस्याएं होती हैं, बहुत बड़ा क्षेत्र है आपका, कैसे निपट पाते हैं। बहुत सी समस्याएं होती हैं, सामाजिक भी प्रशासनिक भी, क्या लगता है आपको। देखिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बिरसिंहपुर जो हमारे सतना का एक तरह से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा काम वाला PSC माना जाता है। कारण क्या है कि हमारा तहसील हेडक्वार्टर भी है, थाना भी है हमारे बिरसिंहपुर में, और दूसरी चीज़ है जो बिरसिंहपुर से जो ग्रामीण एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ है। तो इस कारण से हमारे पास, और हमारा जो सेंटर है वो एक डिलीवरी सेंटर भी है, जो डिलीवरी का भी वर्कलोड लगातार बना रहता है। तो सबसे पहले बाकी जो चीज़ें हैं, जैसे हम लोग यहाँ जो पेशेंट का नॉर्मली वर्कलोड रहता है, तो उसमें कभी भी हम लोग को कोई ज़्यादा समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे रेगुलर कोई ना कोई डॉक्टर वर्किंग डेज में रहते हैं। तो इस वजह से जो नॉर्मल रूटीन OPD हैं या रूटीन IPD हैं उसमें कभी कोई समस्या नहीं होती। यहाँ मेन कभी कभार हम लोग को समस्या होती है जब कोई इमरजेंसीज आ जाती है। कारण क्या रहता है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होने के नाते यहाँ पे कोई इमरजेंसी तैनाती किसी की नहीं है, ना तो डॉक्टर्स हैं हमारे पास इमरजेंसी के लिए, ना ही हमारे पास एक्स्ट्रा स्टाफ है इमरजेंसी के लिए। तो जब भी कभी दिक्कत होती है, अगर कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गए या कोई और इमरजेंसी हुई, तो हम लोग अगर यहाँ पे उपस्थित रहते हैं तो हम लोग आगे उनको अटेंड करते हैं। अगर बाय द वे कभी नहीं रहे, किसी कारण से बाहर हैं, तो फिर हम लोग ऑन कॉल सुविधा दे पाते हैं। तो ये थोड़ा सा मुझे लगता है कि एक समस्या है कि अगर इमरजेंसी में हमारे पास अगर कोई रहे तो हम लोग ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। कितना स्टाफ है डॉक्टर साहब अभी, और कितने स्टाफ की भी और भी जरूरत है, हो जाए तो मुझे लगता है कि बेहतर हो जाए। कितने मने हैं और कितनी अभी रिक्तियां हैं। हाँ जी, देखिए यहाँ पे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में वैसे तो नॉर्मली देखा जाए तो हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में एक मेडिकल ऑफिसर होते हैं और बाकी जो हमारा सपोर्टिंग स्टाफ होता है। चूँकि बिरसिंहपुर एक बड़ा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, दूसरी चीज़ गैजेट में हमारा CSC पास हो चुका है, जो बिल्डिंग का काम है वो भी चल रहा है। इस वजह से हमारे यहाँ ऑलरेडी डिमांड की गई थी, तो हम लोग की जो वैकेंसीज हैं रेगुलर मेडिकल ऑफिसर के लिए हमारे यहाँ 2 पद हैं, जिसमें से अभी वर्तमान में केवल मैं यहाँ पे पदस्थ हूँ। एक पद मेडिकल ऑफिसर का ही एक पद खाली है। दूसरा जो स्टाफ नर्सेज हैं, तो स्टाफ नर्स PSC में तो नॉर्मली 3 स्टाफ नर्सेज रहती हैं, लेकिन हमारे यहाँ हम लोग क्या किए हैं कि जो फील्ड के हैं हमारी ANM वगैरह, तो हम लोग उनको सपोर्ट लिए, क्योंकि हमको 24 घंटे प्रसव सुविधा देनी पड़ती है। तो इस वजह से हमने 3 ANM बाहर से ले रखी हैं, जो हमारी फील्ड वाली हैं। वो लोग फील्ड का भी काम देखते हैं और हमारे अस्पताल का भी काम देखते हैं। दूसरा हमें जो सबसे बड़ी कमी है कि हमारे पास वार्ड बॉय भी नहीं है। एक है हमारे पास कंपाउंडर, तो अगर हमें कोई फार्मासिस्ट मिल जाते तो और अच्छा हम लोग कर सकते थे। तो बाकी इसकी चीज़ हम लोग जो हमारे वरिष्ठ अधिकारी हैं, आदरणीय BMO सर हैं और CMHO सर हैं, उनसे हम लोग लगातार संपर्क में रहते हैं, और कभी अगर कोई ऐसी जरूरत पड़ती है तो हम लोग उनसे मदद मांगते हैं। चूंकि बहुत सारे गांव जुड़े हैं, क्षेत्र है जंगली एरिया तक, मुझे लगता है धारकुंडी तक का क्षेत्र, चाहे MLC करना हो और चाहे OPM आए, है तो बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। कैसे मेंटेन कर पाते हैं इन सारी चीज़ों को। क्या रहता है सर कि हम लोग, जैसे एक चीज़ होती है कई ऑफिस में होता है कि समय भी हम लोग, तो समय तो हमारा आइडियली 6 घंटे OPD देने का समय होता है। लेकिन अब इसको चाहे बिरसिंहपुर का सौभाग्य कहा जाए, चाहे कुछ और कहा जाए, अभी तक मेरे अंदाज में जो भी डॉक्टर यहाँ पे पदस्थ हुए हैं, जैसे सबसे पहले डॉक्टर रुपेश सोनी थे, वो भी अपनी पूरी सेवाएं देते थे। फिर डॉक्टर दीपक आए, वो भी पूरी सेवाएं दे रहे हैं। उसी तरह मैं भी हूँ। तो जब तक हम लोग यहाँ रहते हैं तब तक हम लोग कभी टाइम नहीं देखते कि कोई भी अगर मरीज हमारे पास आया, जो भी उसकी यथासंभव मदद होती है वो हम लोग करते हैं। इसी तरह थाने वाले जो हमारे पुलिस का स्टाफ है, तो अगर हम लोग यहाँ पे मोस्टली टाइम जब भी रहते हैं या अगर कभी इमरजेंसी रही, हम लोग यहाँ पे किसी कारणवश कहीं ट्रेनिंग में या किसी अर्जेंट काम से बाहर गए हुए हैं, तो हम लोग आपस में कोऑर्डिनेशन करके जो हमारी पेरिफेरल PSCs हैं उनसे कोशिश करते हैं कि अगर कोई इमरजेंसी में MLC या पोस्टमार्टम आए तो हम उनको पेरिफेरल के डॉक्टर्स को कॉल करके अटेंड करने के लिए बोल देते हैं।
ओपीडी का मामला आता है, मैंने अभी देखा कि समय निकल गया था ओपीडी का, इसके बाद भी अभी एक मरीज है और बड़े नम्रता और सहजता से आपने उन्हें देखा और उनकी सारी समस्याएं सुनी और अपनापन ऐसा लगा कि जैसे कोई घर का व्यक्ति हो। और वो तो इसके बाद भी कई बार आरोप प्रत्यारोप लगते होंगे, निश्चित तौर पर कैसे निपट पाते हैं उनसे, क्या स्थितियां बनती हैं उस समय, मनोदशा क्या होती है, कितना काम का प्रेशर और फिर कोई आरोप लगा दे तो फिर क्या गुजरती है? देखिए क्या होता है कि पहले तो नॉर्मली हम लोग जितने भी हमारे संपर्क में जो मरीज या अटेंडर जो भी आते हैं तो हम लोग बहुत पोलाइटली बात भी करते हैं और एक ये डॉक्टर का नेचर भी ऐसा होना चाहिए। मेरे हिसाब से जो हमारे इस पद पे आया है उसका काम है सेवा करना, तो जितना हो सके, जितना अधिक से अधिक हमें सभी से मृदुभाषी बनना है, जितनी यथासंभव मदद हो सके वो मदद करनी चाहिए। और चूंकि हमें भगवान ने या कहिए समाज ने या हमारे माता पिता ने एक अवसर दिया डॉक्टर बनने का, हम लोग उस पद पे अगर पहुंचे हैं तो हमारा काम सेवा करना है, तो जितना यथासंभव हो सके सेवा करें। बाकी कभी कभार कोई बातें आती हैं, मनमुटाव होता है, कई आरोप प्रत्यारोप होते हैं, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको उसका सही जवाब जो भी हो सके कि जैसे किस कारण से ये चीज़ें, कोई जो भी अगर कोई कमी महसूस हुई तो किस कारण से हुई, हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको संतुष्ट कर सकें। इस तरह हम लोग इस चीज़ों का सर कितने साल का डॉक्टरी का अनुभव रहा, कब आए आप इस फील्ड में और कैसे शुरुआती दौर की क्या कहानी हुई? मैं बेसिकली चित्रकूट से हूँ, घर मेरा चित्रकूट में है जी। तो मैंने 1 से 5 तक की स्कूलिंग भी चित्रकूट से की जी। उसके बाद चूंकि मैं अकेले था माता पिता में, तो पापा हमारे गवर्नमेंट जॉब में थे जी। तो फिर उसके बाद मुझको बोर्डिंग स्कूल में कानपुर में डाल दिया गया। तो मैं क्लास 6 से 12 तक अपनी स्कूलिंग मैंने, एक हमारा स्कूल है बीएसजी शिक्षा निकेतन जी, ब्रह्मवत सनातन धर्म महामंडल का स्कूल है, वहाँ पे हमने अपनी स्कूलिंग पूरी की जी। उसके बाद फिर मैंने 2 साल कोटा में इसकी प्रिपरेशन की नीट के लिए यूजी का, और फिर 2015 बैच में मैंने नीट यूजी दिया और मेरी ऑल इंडिया रैंक 3255 आई, जिसके बाद मुझे एक सरकारी विद्यालय में पढ़ने का, महाविद्यालय में मौका मिला जो हमारा गजरा राजा चिकित्सा महाविद्यालय है ग्वालियर में। वहाँ से मैंने अपनी जो कॉलेज था वो पूरा किया जी। उसके बाद एक हमारा कंपलसरी रूरल बॉन्ड होता है 1 साल का जी। तो उसके लिए मैंने अपने जो हमारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है मझगावा जी, वहाँ पे मैंने 1 साल अपना रूरल बॉन्ड जो था कंपलसरी उसको कंप्लीट किया जी। उसी दौरान हमारे मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से वैकेंसी आ गई जी। तो ये कहिए भगवान का आशीर्वाद था, ये मेरी किस्मत थी जो भी था बिल्कुल। कि तुरंत 10 दिन के अंदर मेरा 22 अप्रैल 2022 को वहाँ से बॉन्ड पूरा हुआ जी। और 2 मई 2022 को मेरी रेगुलर पोस्टिंग हो गई। और जो मेरी रेगुलर पोस्टिंग है वो पहली पोस्टिंग भगवान गैवीनाथ के आशीर्वाद से बिरसिंहपुर में मिली। तो स्पेशलिस्ट भी अभी किसी अभी आपका वो पीजी नहीं हुआ? नहीं, अभी जस्ट मैंने बताया आपको कि एमबीबीएस पास करने के बाद जो भी उसके 10 दिन के अंदर मेरी रेगुलर पोस्टिंग हो गई, मैं डायरेक्ट आ गया हूँ। और अभी हम लोग पीजी की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं और जो आने वाले 5 मार्च को पीजी का एग्जाम है उसको भी देंगे और मेहनत कर रहे हैं। अगर मुझे लगता है मेरा सफल होगी और बाबा गैवीनाथ तो साथ में। जी, एक प्रश्न मेरा है, चूंकि मुझे लगता है क्षेत्र के बहुत से लोग डॉक्टर बनना चाहते हैं, वकील बनना चाहते हैं, तो कई प्रकार की तैयारियां होती हैं। एक डॉक्टर बनने के लिए क्या महत्वपूर्ण तैयारियां होती हैं, क्या महत्वपूर्ण विषय होते हैं, किन पे विषय पे विशेष फोकस करें अगर होगा तो मुझे लगता है कि दिक्कत नहीं होती। किस तरह से वो पढ़ाई करें कि इस फील्ड में बेहतर अपना करियर बना सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सफलता का कोई विकल्प नहीं होता, हमें मेहनत जरूर करनी पड़ेगी। अगर हम मेहनत करना, जैसे डॉक्टर प्रोफेशन है तो एक बहुत अच्छा प्रोफेशन है। आज के डेट में अगर वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाला प्रोफेशन डॉक्टर का प्रोफेशन है जी। देखिए, बहुत सारे चैलेंजेस भी आते हैं लाइफ में, बहुत सारी चीजें आती हैं, लेकिन कभी भी हार नहीं माननी चाहिए मेरे हिसाब से जी। आप प्रिपरेशन करिए। दूसरी चीज, जैसे कई लोग ये इश्यूज आते हैं कि भाई हम लोग के पास उतना पैसा नहीं है, हम कैसे प्रिपरेशन कर पाए जी। तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि जो हमारा नीट यूजी होता है जिससे हम लोग क्वालिफाई करके एमबीबीएस के लिए एडमिशन लेते हैं जी, वो जो पूरा सिलेबस है वो हमारा केवल एनसीईआरटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सीबीएसई का पैटर्न है जी, पूरे एनसीईआरटी को अच्छे से पढ़ लें लोग, जो भी हमारे सब्जेक्ट है जी, और चीजों को बार बार रिवाइज करें। कहते हैं रिवीजन इज द की ऑफ सक्सेस जी। जब तक हम चीजों को रिवाइज नहीं करेंगे, क्योंकि हमें 3 घंटे का समय मिलता है वहाँ पे जी, आपने पहले कितना पढ़ रहा है उस 3 घंटे में जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है जी, वही आपके लिए सफलता का कारण बनेगी। दूसरी चीज, कभी भी जैसे हमने अगर प्रथम प्रयास में हमें सफलता नहीं मिली जी, किसी भी बच्चे को निराश नहीं होना चाहिए, ना भी कभी निराश होके ऐसे गलत कदम उठाने चाहिए। आजकल के सिनेरियो में हम लोग देखते हैं कोई भी बच्चे होते हैं, कई बार पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं और प्रयास किए किसी चीज के लिए, अगर सफलता नहीं मिली तो बहुत गलत तरीके में चले जाते हैं। कई लोग तो आत्महत्या तक का कदम उठा लेते हैं।
तो ये सब चीज़ें मैं बिल्कुल कहूँगा कि देखिए जीवन एक संघर्ष है। जी अभी हैं आप प्रिपरेशन फेज में हैं तो वो अलग संघर्ष है, जब आप जॉब में आएंगे वो अलग संघर्ष होंगे, जब आप लाइफ में अपने आगे बढ़ेंगे तो अलग संघर्ष होंगे। कभी भी जीवन में संघर्षों से हारना नहीं है, हमेशा लड़ना है। और मैं एक चीज़ बताऊं, ये चीज़ जो कहते हैं कि किस्मत में होगा तो मिलेगा, ऐसा नहीं होता है जी। हमेशा क्या होता है कि 99% आपकी मेहनत लगती है, 1% आपकी किस्मत होती है जी तो जब 99% फेज हम बदल सकते हैं तो फिर हम 1% पे बेसिस पे क्यों अपना काम रोकें। हम अपनी मेहनत करें। और मुझे लगता है जो भी लड़के या जो भी हमारे जूनियर्स या बच्चे आने वाले जो हमारे समाज के हैं, कोई भी अगर मेहनत करेगा तो वो 100% डॉक्टर, इंजीनियर, जो भी वो बनना चाहेंगे बिल्कुल बनेंगे। डॉक्टर देवेश मिश्रा MBBS करके आए हैं उदयनाथ धाम में पदस्थ। चूंकि आरक्षण का एक बड़ा मुद्दा है, बड़ा मामला है, तैयारी करते हैं लोग, फिर कई बार ये स्थितियां बनती है। आपने कहा आत्महत्या की बात की, तो कई बार अच्छी तैयारी करने के बाद भी ऐसा हो जाता है कि ऐसा व्यक्ति जो आरक्षण से जो है तो वो क्वालिफाई हो जाता है और फिर वो जो है तो रुक जाता। एक डॉक्टर होने के नाते आपकी साइकोलॉजी कहाँ बैठती है आरक्षण को लेकर के? क्या कहेंगे, क्या लगता है कि क्या वास्तव में आरक्षण घोड़ा बन सकता है एक वेल स्टूडेंट के लिए, कि केवल ये चर्चाओं का केवल विषय हो सकता है? मुझे लगता है कि इसको वो अगर चाहे तो फिर आरक्षण घोड़ा नहीं बन सकता। क्या कहाँ देखते हैं आप इस स्थिति? देखिए क्या है, हमेशा जो भी हमारे पास सुख सुविधाएं या जो भी विकल्प मौजूद हैं, जी देखिए अगर हम लोग इस लाइफ फेज में अगर चल रहे हैं, अगर हम ये कह दें कि आरक्षण की वजह से मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, जी तो ये मेरे हिसाब से ठीक चीज़ नहीं होगी। जी अगर हमारे पास जो भी गवर्नमेंट के आरक्षण के नियम है उसके तहत अगर हमारे पास 10 सीटें बचती हैं जी तो हमारा टारगेट शुरू से होना चाहिए कि हमें वो 10 सीट में से एक सीट उठानी है। जी हमें देखिए चीज़ों अगर हमें फोकस है तो हमें बिल्कुल पिन पॉइंट फोकस होना चाहिए कि मेरे को तो सीट चाहिए, जी कैसे भी मिले। दूसरी चीज़ जहाँ तक आरक्षण को लेकर मुद्दा है तो उसमें देखिए गवर्नमेंट अपने हिसाब से जो भी नियम बना रहे हैं उसको हम सब लोग फॉलो भी करना है। दूसरी चीज़ एक थोड़ा सा मेरा एक पर्सनल विचार है, जी एक चीज़ ये लगती है कि जैसे हम लोग MBBS कर लेते हैं जी उसके बाद जो भी हम सब लोग हैं इक्विवेलेंट हो जाते हैं। जी तो एक मेरा पर्सनल मत है कि पोस्ट ग्रेजुएशन जो हमारा होता है जी उसमें से अगर इस चीज़ को न लागू करके जी केवल एक ओपन एग्जाम कराया जाए, उसमें इन सब चीज़ की जरूरत नहीं है। क्योंकि हम लोग जब MBBS करने के बाद एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं जहां सब लोग इक्विवेलेंट हो जाते हैं, तो मेरे हिसाब से शायद बेहतर होगा। और निश्चित रूप से एक बाधा तो कहीं ना कहीं ये बनती है, फिर ये अपन मान देखिए क्या होता है कि बाधा तो नहीं कह सकते, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा, जैसे अब हम लोग हैं तो हम लोग कह रहे हैं तो थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट देने पड़ते हैं। संकीर्णता होती है, दिल में ये आता है कि यार हमने भी मेहनत की थी और दिल में जरूर कुछ होता है चीज, बिल्कुल। जैसे कई जो हम लोग के जूनियर्स रहे और कई बार चर्चा होती है तो बोलते हैं कि सर हम लोग को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो अगर ये चीज़ ना हो तो और बढ़िया है। तो हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि देखिए जो आपके प्रेजेंट सिनेरियो है, जो आप अभी वर्तमान में जो स्थिति है, आप उसमें अपने आप को सिद्ध करिए। कभी भी किसी चीज़ का वो नहीं करना चाहिए, हमेशा जो भी विकल्प या जो भी चीज़ें मौजूद हैं उसमें अपने आप को आप सिद्ध करके दिखाइए, वही आपको समाज स्वीकार करेगा। मेरा एक अंतिम प्रश्न है सर कि बिरसिंहपुर क्षेत्र में कई महीने से जी, क्या अपेक्षाएं हैं आपकी और क्या अपेक्षाएं यहाँ पे लगता है कि लोग रखते हैं, और हॉस्पिटल की भी कई बार उपेक्षाएं होती हैं, मुझे लगता है कि किस उपेक्षा तक पहुंचा, अपेक्षाओं और उपेक्षाओं के बीच अपने आप को कहाँ पाते हैं डॉक्टर मिश्रा जी? देखिए मैं जहाँ तक अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं जी तो हम लोग तो जो हमारे बिरसिंहपुर के आसपास के या जो भी हमारे सामाजिक के लोग हैं, जो भी लोग हैं, हम लोग अपना पूरा, मैं पर्सनली कहूँ तो मैं पूरा 100% देने की कोशिश करता हूँ जी। बाकी देखिए कुछ चीज़ें हैं, जैसे अब एक हमारी सरकारी संस्था है जी तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि जो एक सरकार के नियम कानून है उन्हीं के तहत हो सकती हैं। जी बहुत चीज़ें हम लोग खुद से डिसीजन नहीं ले सकते हैं। जी तो जो हमारा समाज के लोग हैं या जो भी हम लोग से सेवा के लिए अपेक्षा करते हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा ये सब चीज़ें कई बार कारण बनती हैं जिसमें थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं, लेकिन हम लोग उनको पर्सनली उनको बात करके उनको काउंसिल करके समझाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमारे क्षेत्र में कभी ऐसी कोई स्थिति नहीं बनेगी, कभी भी हमारा किसी से सामंजस्य ना बैठा हो, तो और कोई दिक्कत नहीं। बाकी जो हमारी अपेक्षाएं ये हैं सभी से कि आप लोग डॉक्टर्स को सपोर्ट करिए, क्योंकि देखिए सब लोग, और दूसरी चीज़ एक स्ट्रेसफुल लाइफ रहती है डॉक्टर्स की, हर चीज़ को लेके सब कुछ मैनेजमेंट देखना पड़ता है, पेशेंट्स को भी देखने पड़ते हैं, इमरजेंसीज भी देखनी है, PM एमएलसीज हैं, थाने हैं, कोर्ट में भी जाना है। तो वैसे एक जन के हिसाब से दूसरी चीज़
हम लोग का ड्यूटी के कोई टाइम नहीं हो सकता है। जी जैसे कि अगर हम कहते हैं कि जो टाइम हम लोग नॉर्मली लोगों को बोलते हैं कि भाई आप ओपीडी में आ रहे हैं तो ये समय है, जी लेकिन अगर कोई मरीज आता है तो ये एक हमारा धर्म भी है कि हम लोग उसको जितनी यथासंभव मदद हो सके उसको करें। दूसरी मेरी थोड़ा सा यही है कि अगर ये हमारा जितना जल्दी से जल्दी अगर सीएससी बन जाए जी तो हमारी जो बिरसिंहपुर के लोग हैं, हम लोग हैं, सभी को उसके सीएससी के अनुरूप हमें स्टाफ मिल जाएगा। जी। तो हमारा जो नंबर ऑफ स्टाफ है वो बढ़ जाएगा जी। और नंबर ऑफ फैसिलिटीज़ हम लोग उनको अच्छी दे सकते हैं, जिससे क्या होगा कि जो हमारे लोग हैं छोटी छोटी चीज़ों के लिए जो हमारे यहाँ अगर कोई फैसिलिटी नहीं है जी। उसके लिए उनको बाहर भेजना पड़ता है जिला अस्पताल वगैरह में। वो लोग कई बार बोलते भी हैं कि सर हमको ज़्यादा परेशानी होती है। जी तो अगर वो चीज़ बन जाती है, अगर हमारी सीएससी बन जाती है जी। तो जनता को बहुत अच्छा होगा और हम लोग भी उनको एक बेहतर सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। सर मुझे लगता है जल्दी जल्दी में मुझे एक प्रश्न और करना चाहिए, मेरे दिमाग में लगातार चल रहा है। मुझे ये लगता है कि शारीरिक रूप से तो ठीक है, स्वस्थ अस्वस्थ कोई आता है आप लोग उनको स्वस्थ करते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वर्तमान में शारीरिक रूप से ज्यादा लोग मानसिक रूप से अस्वस्थ हो रहे हैं। जी जी। एक डॉक्टर होने के नाते क्या संदेशा देंगे, क्या लगता है कैसे स्वस्थ रहे वो मानसिक रूप से भी? देखिए आजकल जो हमारे एडोलसेंट एज के ग्रुप के लोग हैं 10 से 19 साल के बच्चे, जी मेनली क्या होता है देखिए उनमें सबसे बड़ी समस्या एक मानसिक जो उसका रीज़न होता है हमारे बॉडी में इस एज ग्रुप में एक फिजिकल चेंजेस भी होते हैं जी। और मेंटल चेंजेस भी होते हैं। जी आजकल का जो हमारा इस एज ग्रुप के लोग हैं जी। वो लोग क्या चाह रहे हैं कि देखिए पहला रीज़न है मेरे हिसाब से कि जो मोबाइल फोन्स, जी मोस्टली लड़के जो जिस एज ग्रुप में उनको शायद उसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका एक रीज़न ये भी है कि कोविड ड्यूरेशन में जी इन सब चीज़ों में थोड़ा सा डिपेंडेंसी हमारी बढ़ गई है। जी तो जो बच्चे हैं हमारे उस एज ग्रुप के प्रिपरेटिव फेज में है, तो मैं उनको यही बोलना चाहूँगा कि आप लोग इन सब चीज़ों से दूर रह के केवल अपनी मेहनत में फोकस करें, बाकी रिजल्ट आपको 100% मिलेगा, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। दूसरी चीज़, कभी भी किसी भी फेलियर में अगर आपकी लाइफ में कोई फेलियर आती है जी। बिल्कुल चिंता नहीं करना है। दूसरी चीज़, अगर कभी दिमाग में कुछ ऐसे विचार आते हैं तो आप हमारे पास आइए, जी। हम लोग हर तरह से आपको काउंसिल करेंगे, जहाँ तक यथासंभव मदद होगी आपकी पूरी करेंगे। कभी भी किसी चीज़ के लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है, केवल अपना काम है मेहनत करना, मेहनत करिए, रिजल्ट के लिए परेशान ना होइए। दूसरी चीज़ एक आजकल मैं देख रहा हूँ कि जो एडोलसेंट एज ग्रुप के बच्चे हैं या उनसे थोड़ा बड़े हैं, वो लोग स्टार्टिंग फेज से ही माता पिता से थोड़ा दूरी बना लेते हैं। जी। एक ये भी बहुत बड़ा कारण है उनके डिप्रेशन में जाने का। डिप्रेशन का मतलब चिंतित रहने का। भाई अगर हमें कोई समस्या हो रही है जी। तो आप अपने माता पिता से उसको बिल्कुल खुलेआम शेयर करिए। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप उनसे नहीं कह सकते तो आप हमसे कहिए। हम लोग यहाँ रहते हैं तो हम लोग हर तरह की समस्या जो भी होगी, और बहुत सारे देखिए आजकल हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं, जी। आप हमारे पास अगर आएंगे तो हम हर तरह से हमारे लेवल से होगी या जो नेक्स्ट लेवल होगा उस पर होगी, हमेशा आपकी मदद होगी। किसी चीज़ के लिए बिल्कुल परेशान भी नहीं होना है, ना चिंता करना है, और मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तभी आपको सफलता मिलेगी, तो इसलिए बिल्कुल परेशान नहीं होना। मानसिक रूप से स्वस्थ रहेंगे तभी सफलता मिलेगी। निश्चित तौर पे डॉक्टर साहब के पास न तो कुंठा की जगह है, न ही निराशा की जगह है। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आगे भी कई विषयों को लेकर के हम डॉक्टर साहब से चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।